नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज चूंकि आंकड़ों की बात होती है, स्टैटिस्टिक्स की, 2024 के इलेक्शन के मद्देनज़र उसी पे बात करेंगे और ख़ास करके विथ रेफरेंस टू पटना की जो अपोजिशन की मीटिंग हुई थी उसको, और वो किस तरह से सीट में 2024 में कन्वर्ट होगी अगर वहाँ पे विपक्षी एकता बन जाती है। तो एक बात की और चर्चा करेंगे लास्ट में 1-2 मिनट में, जो तमिलनाडु में जिस ढंग से एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे रहते हुए व्यक्ति गवर्नर ने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाई हैं, हम टर्म यूज कर रहे हैं, धज्जियां उड़ाई हैं, कि उन्होंने भाई साहब जो राज्यपाल जी थे, जो आईएएस अधिकारी हैं, जो ये माना जाता है कि आईएएस अधिकारी तो सब जानता है, उन आईएएस अधिकारी साहब ने कल सुबह एक मंत्री को, तमिलनाडु के मंत्री को बर्खास्त कर दिया और उनका कार्य भी उन्होंने दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चक्कर क्या है कि ये सब लोग गवर्नर बन जाते हैं और फिर इनको मन में ये जो चुनी हुई सरकार है उसके प्रति 1% भी आदर नहीं है। और ऐसे लोग जिनका एक लोकमत द्वारा चुनी हुई सरकार और कॉन्स्टिट्यूशन में जिनका कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सम्मान ना हो, वो मेरे ख्याल से देश के लिए भी घातक हैं, देश की एकता के लिए भी घातक हैं, देश के लोकतंत्र के लिए भी घातक हैं। खैर, जिस विषय पे आज मैं बात कर रहा था, पटना में 15 दलों ने, जिसमें कांग्रेस को मिला के, एक बैठक की 23 जून को। उसके बाद उसकी फॉलोअप बैठक हिमाचल प्रदेश शिमला में होनी थी, लेकिन अब वो बेंगलोर शिफ्ट हो गई है और 13-14 जुलाई को बेंगलोर में वो बैठक हो रही है। पहला स्टेप जो था, जो शायद ज़्यादा मुश्किल स्टेप था, जिसमें नीतीश कुमार का बहुत प्रयास, कांग्रेस की तरफ से ये इच्छा कि हम लोग ये कहना चाहते हैं और बाकी विपक्षी दलों की भी इच्छा से, पहला चीज़ तो अचीव हो गई। एक प्लेटफॉर्म पे आए, मिलके ये कहा कि भाई हम सब लोग वी आर यूनाइटेड और हम लोग इलेक्शन एक साथ लड़ेंगे। तो यहाँ तक का तो मामला क्लियर हो गया। नीतीश कुमार जी का एक स्टेटमेंट आया है कि करीब 450 सीट पे 1-on-1 हो सकता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे जैसे आम आदमी पार्टी का थोड़ा अभी बहुत क्लैरिटी नहीं आ रही है कि वो अपोजिशन के साथ रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बहुत कंडीशंस हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकती है। इन सारी दुविधाओं के बीच मैं आपको एक पहले टेबल दिखा रहा हूँ। ये टेबल में कांग्रेस को छोड़ के 14 पार्टीज जो थी जिन्होंने पटना में इस मीटिंग को अटेंड किया, उनके नाम आप पहले कॉलम में देखिए। किस स्टेट में उनका प्रभाव है, जैसे सपा का यूपी में है, एनसीपी का मुख्य रूप से महाराष्ट्र है, शिवसेना उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र ही है, टीएमसी का वेस्ट बंगाल है। देखिए, टीएमसी इलेक्शन तो गोवा भी लड़ी, त्रिपुरा भी लड़ी, वो सब ठीक है, लेकिन जहाँ से मुख्य उनके एमपीज आते हैं, डीएमके तमिलनाडु है, सीपीआई सीपीएम मैंने लिखा है, सीपीआई सीपीएम केरल में भी हैं और वेस्ट बंगाल में भी हैं, उनके एमपीज केरल से भी आते हैं। केरल मैंने जानबूझ के यहाँ नहीं लिखा है, केरल क्योंकि वो एक दूसरा कन्फ्यूजन होता, केरल की चर्चा अलग से हम लोग कर लेंगे। 2 राज्य मेरे हिसाब से जिनकी चर्चा अलग से होनी ज़रूरी है, वो है उत्तर प्रदेश और केरल। जनता दल यू, आरजेडी और सीपीएमएल बिहार से आते हैं। उसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड से हो गया। आम आदमी पार्टी पंजाब और दिल्ली, ये दोनों को कवर किया है। जम्मू कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, ये करके 14 आपके हुए। फिर आप अगर नेक्स्ट आइए कॉलम, तो वो स्टेट हैं, किस स्टेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट कॉलम में टोटल सीट्स, इस स्टेट में टोटल सीट कितनी है। तो अगर ये टोटल सीट आप करिए तो ये 289 सीट्स हो रही हैं। वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज माइनस कांग्रेस जिन्होंने अटेंड किया था और जिस स्टेट में उनकी ताकत है, वो 289 सीट्स लोकसभा की है। ये सारे आंकड़े मैं 2019 इलेक्शन के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बीच में अगर कोई बाई इलेक्शन हुआ है या कुछ चेंज हुआ है तो वो नहीं लिया जा रहा है। बीजेपी स्टेट वाइज किसकी कहाँ पे कितनी सीटें हैं ये बता रहे हैं। देखिए, बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और फिर डबल डिजिट में अगर आप देखिए कि बीजेपी कहाँ कहाँ है, बीजेपी डबल डिजिट में महाराष्ट्र में है, बीजेपी डबल डिजिट में वेस्ट बंगाल में है, डबल डिजिट में बिहार में है और झारखंड में है। बाकी जगह बीजेपी डबल डिजिट में नहीं है। तो बीजेपी की टोटल सीट्स 143 हैं। यहाँ पे मैंने बीजेपी के एलआई की सीट्स नहीं ली हैं, जो बीजेपी के शुद्ध बीजेपी के ने अपने सिंबल पे जीती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अपना दल है, 2 सीटें उन्होंने जीती, लेकिन वो इसमें नहीं काउंट की गई हैं। अब तीसरा कॉलम है कांग्रेस का। कांग्रेस की कहाँ कहाँ कितनी सीटें हैं। कांग्रेस की मैक्सिमम सीटें पंजाब में हैं, बाकी पंजाब और डीएम और तमिलनाडु में हैं। टोटल इस 289 में कांग्रेस के पास 22 सीटें हैं। अब
ये जो वहाँ पे पार्टीज प्रेजेंट थी, मैं फिर कह रहा हूँ, वहाँ पे पटना में जो पार्टीज प्रेजेंट थी, उन लोगों का लोकसभा में 2019 चुनाव के अनुसार कितना प्रतिनिधित्व था, वो वाला लास्ट कॉलम है। उत्तर प्रदेश जैसे है तो वहाँ पे सपा का 5 दिखाया जा रहा है, हालांकि 10 सीट वहाँ पे बीएसपी की थी, उसको नहीं काउंट किया गया, केवल 5, एनसीपी 4, महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे एज ऑन डेट। यहाँ पे एक चेंज इसलिए किया गया है कि टोटल सीटें ज़्यादा इन लोग की थी, 16 या 17 थी। अब आज की तारीख में उद्धव ठाकरे जो शिवसेना का गुट है उनके पास 6 एमपीज है। तृणमूल कांग्रेस 22, डीएमके 24 लिखा गया है। फिर वहाँ डीएमके ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था सीपीआई और सीपीएम के साथ, उनकी 2-2 सीटें हैं। जनता दल यू जो है उसने इलेक्शन लड़ा था बीजेपी के साथ मिलके, लेकिन अब वो ऑपोजिशन में है, उसकी 16 सीटें, आरजेडी की 0, सीपीएम मिल की 0, झारखंड मुक्ति मोर्चा आप देख ही रहे हैं 1 सीट, आम आदमी पार्टी का पंजाब में 1 सीट, दिल्ली में 0 सीट, और नेशनल जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की 3 सीट। ये वाला जो कॉलम है, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज प्रेजेंट इन पटना मीटिंग, उनका टोटल हो रहा है 86। तो आउट ऑफ 289, 143 बीजेपी, 22 कांग्रेस, 86 ऑपोजिशन पार्टीज। मेरे ख्याल में ये वो जगह है जहां पे ऑपोजिशन पार्टीज को अपना मेटल प्रूफ करना है, उसको प्रूफ करना है कि मैं बीजेपी को रोक सकती हूँ। अब जरा ये कर लें कि कहाँ कहाँ रोकने। समझ के लिए सिर्फ उन 4 स्टेट को मैंने लिया है जहां पे, यूपी को मैं फिर कह रहा हूँ, यूपी केरल को छोड़ के यूपी को अलग कर दिया है। यूपी के बाद ऐसी 4 स्टेट जो ऊपर, जहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज पटना में प्रेजेंट थी और जहाँ पे उसको पिछली बार बीजेपी को डबल फिगर में सीटें मिली हैं, वो 4 स्टेट हैं, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड। महाराष्ट्र में 23 मिली थी, वेस्ट बंगाल में 18 मिली थी, बिहार में 17 और झारखंड में 11। इन स्टेट में 144 सीट्स होती हैं, जिसमें 69 बीजेपी को डायरेक्ट मिली थी। जो मैं वो बात कर रहा हूँ जो बीजेपी जिसमें जीती थी, बीजेपी के एलाई होकर जेडीयू जीते या शिवसेना जीती, वो यहाँ पे नहीं लिया जा रहा है। अब बात ये आती है कि अगर आज ऑपोजिशन एक है, ऑपोजिशन की यूनिटी है, तो यहाँ पे बीजेपी को इस जगह पे रोकना पड़ेगा। ये इन स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, इन 4 स्टेट की। अगर यहाँ पे वो रोकने में कामयाब हो जाती है तो एक बड़ा चांस है उसके पास कि बीजेपी को 2024 में फिर से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आने से। मेरा जो अपना है, अब उसको करना यह है कि ये डबल फिगर में ना पहुंचे। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अगर ठीक से लड़ती है, और जैसा अभी तक इंडिकेशन है, तो 10 की फिगर पहुंचना मुश्किल होगा। मैंने 9 ही सीट वहां रखी हैं। वेस्ट बंगाल में 10 पहुंचना मुश्किल है, लोग तो कह रहे हैं कि 3-4 सीट, लेकिन फिर भी वहां मैंने 9 सीट रखी है। बिहार में भी सेम स्थिति है, सारे ऑपोजिशन एक है, उसमें मैंने फिर से 9 ही सीट रखी हैं। और झारखंड, जहाँ कुल 14 सीट हैं, अभी बीजेपी की 11 हैं, मैंने वहाँ फिर भी 6 सीट रखी हैं। तो इन सारी जगहों पे कुल सीटें 9, 9, 9 और 6 मिला के 33 सीट हो रही हैं। एग्जिस्टिंग 69 है, तो कितनी सीट कम हो रही है? 36 सीट्स। 36 सीट्स का अगर लॉस होता है बीजेपी को, तो वो उसके लिए लॉस को कहाँ से पूरा करेगी, ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि वो तमिलनाडु से उसको पूरा करने की बात करती थी कि तमिलनाडु में का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन जो रवि जी ये जो हरकतें कर रहे हैं, उसमें पहले भी 0 सीट थी, अब 0 से और कम क्या हो सकता है ये देखना होगा। लेकिन बीजेपी का कोई फ्यूचर तो तमिलनाडु में नज़र नहीं आ रहा है। अब दूसरी चीज़ ये है कि यूपी में, केवल यूपी की बात कर लें, 36 सीट्स तो इन 4 स्टेट में हो गई, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड। यूपी में 80 सीट में आज की तारीख में, जब इलेक्शन लास्ट हुआ था 2019, तो 16 सीट ऑपोजिशन के पास थी, 10 बीएसपी, 5 सपा और 1 कांग्रेस। आज की तारीख में और बीजेपी के पास 62। अगर बीजेपी को ये 50 के अंदर कर लेते हैं, बहुत लंबा टारगेट नहीं है, अगर अखिलेश यादव अच्छे से नेतृत्व देते हैं, ऑपोजिशन को एक जगह रख लेते हैं, तो कोई ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। 16 सीटें ऑपोजिशन के पास थीं, जिसमें बीएसपी भी था,
आज अगर वो उस 16 को 30 कर ले और बीजेपी की 62 से 50 के अंदर ले आए तो वो भी एक बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब होगा क्या, आपको अगर बीजेपी की केवल 12 सीटें कम करने की मैं बात कर रहा हूं, तो 12 सीटें अगर बीजेपी की कम हो रही हैं तो 36 वहां पे आपने किया, 12 यहाँ, 48 सीट्स आपकी केवल उन राज्यों में जहां पटना में जो लोग प्रेजेंट थे, 48 सीट आप यहां पे बहुत आराम से कर सकते हैं। ये कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो अचीव ना किया जा सके। अब आप आ जाइए टेबल बी पे। टेबल बी वो है जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट फाइट, आमने सामने, कोई तीसरा आदमी नहीं है। कहने को IUML कह ले या आम आदमी पार्टी कह ले, कोई डायरेक्ट नहीं है। ये 9 स्टेट हैं, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। इनमें से 4 स्टेट है, 9 स्टेट्स में से 4 स्टेट आज की तारीख में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल में। इन 9 स्टेट में टोटल सीट हैं 152। बीजेपी के पास है 140, कांग्रेस के पास है महज 7। 9 स्टेट में 9 सीट भी नहीं है, केवल 7 सीट। अब अगर कांग्रेस एक ऑल इंडिया पार्टी का जो है कि फिर से हम रिवाइव करेंगे, भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी हो रही है, राहुल गांधी का नेतृत्व बहुत अच्छा है, ये सारी चीज़ें अगर अच्छी हो रही हैं तो कांग्रेस को 152 में कम से कम 1/3 पासिंग मार्क्स लाना होगा। 33% तो करना ही करना होगा। कांग्रेस को किसी भी हालत में अगर 50 सीट नहीं ला रही है इन जगह से, तो कांग्रेस को वो नेतृत्व वाला मामला भूल जाना चाहिए। कांग्रेस को 50 सीट लानी है और बीजेपी को 100 के अंदर रखना है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। 152 में 4 जगह आपकी सरकार है, आपकी 4 जगह जहां सरकार है वहां पे 68 सीट्स हैं, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। वहां पे आज आपके पास केवल 3 सीट हैं। तो क्या आप यहां पे हाफवे मार्क भी नहीं आ सकते हैं? बाकी 5 स्टेट छोड़िए भाई, हाफवे मार्क तो लाइए। इन 68 सीट्स में 34 सीट तो लाइए, 3 पहले से थी। तो अगर आप ये 34 सीट भी यहां ले आ रहे हैं तब भी एक बड़ा भारी आप काम कर रहे हैं, क्योंकि 31 सीट्स का यहाँ पे इजाफा कर रहे हैं। 12 सीटें आपको और चाहिए। जो मैंने कहा था ना कि जैसे 36 यहाँ, 34 यहाँ से आ गई, अब 12-14 सीटें और चाहिए, क्योंकि 50 का आपको मार्क पूरा करना। कहाँ से आएंगे? मेरे हिसाब से वो सीटें आएंगी मध्य प्रदेश और हरियाणा से, क्योंकि पिछला जो इलेक्शन हुआ था उसमें मध्य प्रदेश में आपके पास 1 सीट थी, हरियाणा में 0 सीट थी। यहाँ ये दोनों स्टेट मिला के 39 सीट्स होती हैं, 39 में 1 सीट थी। अब देखने वाली बात यह है कि आपको, और बीजेपी के पास 38 सीट थी, 39 में 38 बीजेपी, 1 कांग्रेस। वहाँ पे आपको फिर से वही है कि कम से कम 1/3 12 सीटें तो आपको जीतनी ही पड़ेंगी। और अगर आप ये 12 सीटें जीत ले जाते हैं तो आप कांग्रेस को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। ये कुल मिला के जो मैं कह रहा हूँ 1/3 और इस तरह से, ये करीब जो तीनों जगह को अगर कॉम्बिनेशन ले ले, 48 ऊपर, 43 यहाँ, 91 सीट्स आप कम कर रहे हैं। 303 सीटें आस हैं, 91 अगर कम करते हैं तो 212 पे आप बीजेपी को रोक लेते हैं। एक टेबल सी भी है, वो मैंने इसलिए बनाया है, वो आप थोड़ा समझ लीजिए। टेबल सी जो है वो कांग्रेस, बीजेपी और न्यूट्रल पार्टीज का है। वो न्यूट्रल पार्टीज का ये रहता है, भैया हमें अपना स्टेट में चैन से चलाने दो, हमारा कोई नेशनल प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई सपना नहीं है, हम अपनी स्टेट में मगन हैं, वहाँ खुश हैं, हमारी स्टेट चलाने दो, सरकार वहाँ केंद्र में चाहे जिसकी हो। ये 3 हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। तीनों स्टेट मिला के 63 सीट्स। बीजेपी की आंध्रा में 0 सीट, उड़ीसा में 8 सीट, तेलंगाना में 4 सीट, कुल 12 सीट। और कांग्रेस की कुल केवल 4 सीट, और अदर्स जो बाकी हैं 46। मुझे लगता है कि इसमें बहुत हेर फेर नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी मिला के 16 सीट हो रहे हैं 63 में करीब। इन दोनों को मिला के वही 16 के आसपास फिर से अगर रह जाता है। तेलंगाना में लोग कह रहे हैं कांग्रेस बहुत बढ़ेगी, मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के बीच में अगर 16 सीट रह जाती, कांग्रेस 4 है, 4 से कितना कम और हो जाएगी, तो 4 का अगर बहुत होगी, 8, 9, 10 आप कर सकते हैं, 16 सीट में ही घूमेगा। यहाँ पे कोई चुनाव नहीं प्रभावित करने वाले ये राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना। अब अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे रिवाइवल, कुछ लोग कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस का रिवाइवल
की काफ़ी संभावना है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ जो पिछला था वैसे ही करते हैं। अब मोटे तौर पे एक स्टेट मैंने नहीं की, वो केरल है। केरल में चूंकि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस आमने सामने हैं, वहाँ पे सीटों का बंटवारा कैसे होगा ये थोड़ा मुश्किल है। वहाँ बीजेपी कोई फोर्स नहीं है, इसलिए कम से कम ये नहीं है कि ये लोग लड़ेंगे तो बीजेपी का फ़ायदा हो जाएगा, इस तरह का वहाँ कोई नहीं है। वो कांग्रेस को लेफ्ट फ्रंट के साथ बैठ के या बिना बैठे या लड़ के, क्योंकि जितनी सीट है उसी में कम ज़्यादा होना है, बीजेपी का वहाँ कोई खतरा नहीं कि वहाँ इनके आपस में लड़ने से बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं। मोटे तौर पे वर्केबल है, डुएबल है। अब प्रोवाइडेड ऑपोजिशन पार्टीज ठीक से लगती हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का एक स्टेटमेंट और आया कि करीब 10 ऑपोजिशन पार्टीज और इस पटना जो कॉन्क्लेव हुआ था उसके विचारों को का समर्थन करेंगे और ज्वाइन करेंगे। अब वो 10 मेरे ख्याल में जयंत चौधरी जैसी पार्टी, डीएमके, वहाँ का तमिलनाडु की 2-3 पार्टीज होंगी छोटी छोटी, इस तरह की कुछ पार्टीज आएंगी, लेकिन वो अभी वक्त की बात है। बीजेपी के लिए बहुत हार्ड वर्क और बहुत सारा गुड लक भी। ऑपोजिशन और कांग्रेस के लिए बहुत सारा हार्ड वर्क, लेकिन आज की तारीख में थोड़ा ऐसा लगता है कि चीज़ें उनके फेवर में हैं, क्योंकि बीजेपी के राज के एक तो भ्रष्टाचार, मिसमैनेजमेंट, इस पे लोग अब सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि अब बेरोजगारी, महंगाई इत्यादि ऐसे हैं जो आपके बस के नहीं हैं। बीजेपी के बस के इन सवालों के जवाब और इन सवालों के समस्याओं को हल करने का इलाज उनके पास नहीं है। तो अब 2024 में अभी भी बहुत ओपन है, लेकिन मेरे हिसाब से एडवांटेज ऑपोजिशन कांग्रेस। बीजेपी आज अगर 205-210 के बीच घूम रही है, तो अब से 10 महीने के अंदर वो 200 के अंदर भी आ सकती है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।